हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। मैं आपका मैथमेटिक मेंटर सक्रिय नारायण। सो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का जो मैथमेटिक का सिलेबस है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जेडबलई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन दोनों का हम एनालिसिस करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पूरा का पूरा हम सिलेबस नहीं देखने वाले जेडबलई का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कोर्स का ओवरव्यू देख लेंगे। जैसे बेटा नीट फ्लिक्स जो है वो आईआईटी जेडबलई एंड नीट 2024 को टारगेट करते हुए जो इसके बेच है जेडबलई और नीट के, इन दोनों को इन दोनों के जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इंडिया के टॉप फैकल्टी जो रहेंगे बेटा आपको पढ़ाएंगे। ये कोर्स आपको नेटफ्लिक्स के ऐप पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है और बेच को इनरोल कर लेना है। अगर वहाँ से आपको नहीं मिल रही वीडियो तो आप क्या करोगे बेटा, प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो को देख सकते हो। जैसे फिजिक्स की प्लेलिस्ट, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट रहेंगी जेडबलई की, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ऐसे नीट की रहेंगी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की एंड बायोलॉजी की। तो वहाँ तो सारे कोर्स अपलोड, मतलब सारे वीडियो अपलोड होंगे ही, लेकिन साथ में क्या होगा कि स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं हो पाएगा, टेस्ट अपलोड नहीं हो पाएंगे। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट, डीपीपी, इन सब के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, आपको जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना होगा और बैच में इनरोल करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे बेटा हम बात करें एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 11 का मैथमेटिक्स का, तो उसमें हम देखें तो हमें यहाँ पर टोटल कितनी यूनिट देखने को मिलती है। टोटल हमें 5 यूनिट देखने को मिलती है। अब पहली यूनिट काय की बेटा आपकी, सर पहली यूनिट है सेट्स एंड फंक्शन की। सेट्स एंड फंक्शन की आपकी पहली यूनिट है, तो इसमें कितने के चैप्टर होंगे। सेट्स एंड फंक्शन की जो पहली यूनिट है सर, उसमें हमारे पास 3 चैप्टर होंगे, सेट, सेकंड वाला रिलेशन एंड फंक्शन, और थर्ड है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है, आप सोच रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेट्स की प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेट और फंक्शन में ही इसको पढ़ेंगे। तो क्लास 11 का हम पहली यूनिट यदि देखें तो सेट एंड फंक्शन है, जिसमें हमें पढ़ना है सेट, सेकंड में पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन, एंड थर्ड हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब सेकंड यूनिट की बात करते हैं बेटा। सेकंड यूनिट आपके पास क्या है, सर एलजेब्रा है। एलजेब्रा में क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो बेटा एलजेब्रा में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम साथ में पढ़ते हैं, और यदि हम जेडबलई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों चैप्टर अलग अलग है। पहले हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो हम साथ में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम वही हायरार्की को फॉलो करने वाले, पहले हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर हम देखें एलजेब्रा का सेकंड चैप्टर जो है वो है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी जेडबलई मेंस में भी है ना। तो लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ना है। थर्ड यदि हम देखें बेटा तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके पास है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और फोर्थ आपके पास क्या है, सर फोर्थ हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ फोर्थ में आपके पास आएगा बाइनोमियल थ्योरम। एंड फिफ्थ में आपके पास क्या आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज आपको बता देता हूँ, आपने एम तो पढ़ा ही होगा। चलो ठीक है, छोड़ो। यहाँ पर हम पढ़ेंगे एम, जी एम, एच एम। ठीक है, एम, जी एम, एच एम। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यूनिट 1 जो है उसमें सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, और आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये तीनों के तीनों बेटा क्या है, जेडबलई के सिलेबस में है। एलजेब्रा यूनिट में यदि हम देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, लीनियर इनइक्वालिटी आपके पास है, पी एंड सी मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी आपके पास है, बाइनोमियल थ्योरम मतलब बीटी भी है, और सीक्वेंस एंड सीरीज। ये जो पांचों के पांचों चैप्टर है एलजेब्रा के, ये जेडबलई मेंस में है, जेडबलई मेंस में है। आगे बढ़ते बेटा, तो आपके पास थर्ड यूनिट क्या है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की यदि हम बात करें तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में बेटा आपको क्या क्या मिलेगा, सर हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कॉनिक सेक्शन मिलेगा, और थर्ड हमें मिलेगा इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन से नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन, लाइन को हम पढ़ेंगे, लाइन से रिलेटेड अलग अलग जितनी भी प्रॉपर्टी, जैसे टेंजेंट की तरह कब बिहेव करेंगी, वो नॉर्मल की तरह कब बिहेव करेंगी, एज अ कॉर्ड कब बिहेव करेंगी, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो पहला वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है कॉनिक सेक्शन। अभी सारी कॉनिक सेक्शन क्या है, नाम ही नया नया सुन के लग रहा है। तो बेटा कॉनिक सेक्शन मतलब एक कोन है, उसको अलग अलग एंगल से हम कट करेंगे तो जो शेप बनेंगे उन शेप को ऑब्जर्व करना है। जैसे अगर हम बात करें, आपके पास एक कोन है, तो कोन को यदि आप कट करोगे सबसे पहले सर्कल बनेगा, फिर पैराबोला बनेगा,
एलिप्स और फिर हाइपरबोला। ये कैसे बनेंगे? तो जब भी हम यूनिट पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो टोटल 4 आने वाले। कॉनिक सेक्शन में क्या क्या आएगा बेटा? पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल, ये 4 आएंगे। तो इसे हम कॉनिक सेक्शन में पढ़ेंगे और ये जेडबली मेंस का चैप्टर है। आपके पास लास्ट में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब अभी जो हम पढ़ रहे थे बेटा स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन, वो क्या थे? वो 2D प्लेन में थे। किस में थे? 2D प्लेन में। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या करेंगे सर? 3D में देखेंगे। तो 3D में क्या रहेगा बेटा? 3D में आपके पास एक प्लेन रहेगा। एक्चुअली प्लेन 3D में बनता है ना, 3D में प्लेन रहेगा। वहाँ पे भी लाइन की इक्वेशन रहेंगी, 3 कोऑर्डिनेट रहेंगे। और वो जब 3D में कैसा बिहेव करेंगे, उन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। अब आते हैं आपके पास फोर्थ यूनिट, कैलकुलस। कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है हमको? यहाँ पर हमें पढ़ना है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो बेटा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ही आपको दिया हुआ है कैलकुलस में। अब कैलकुलस बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही चैप्टर आपको यहाँ पर गिवन है। बाकी के जो चैप्टर रहेंगे वो क्लास 12 का आधे से ज़्यादा पोर्शन को क्या कर रहे होंगे? कवर कर रहे होंगे। मतलब क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस में आधे से ज़्यादा क्या है? कैलकुलस ही है। कैलकुलस का सिर्फ एक ही चैप्टर आपके पास यहाँ पर गिवन है, वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। बाकी जितने भी हो सब आप 12th में पढ़ेंगे। फिर आता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो यूनिट के नाम के साथ जो स्टैटिक्स है वो पहला चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी वो दूसरा चैप्टर है। अब यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व गौर करने वाली ये है कि प्रोबेबिलिटी आपके पास 11 में भी है और 12th में भी है। तो जो 12th का प्रोबेबिलिटी बेटा वो एडवांस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी 11 में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। तो जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया एनसीईआरटी का था, तो जो एनसीईआरटी का सिलेबस है बेटा पूरा का पूरा आपके जेडबल मेंस से मैच हो रहा है। हाँ बस यही है कि एनसीईआरटी में हम क्या करते हैं? बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल बोर्ड जितना रहता है। अब मेंस में क्या होता है बेटा कि इससे थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम आती है। और जो थ्योरी एनसीईआरटी की है मैथमेटिक की वो इनफ नहीं है जेडबल के लिए। हाँ बोर्ड के लिए इनफ है। तो आपको जैसे मैं बात करूँ कॉनिक सेक्शन की, तो कॉनिक सेक्शन को शायद 4 या 5 पेज में एनसीईआरटी में ख़त्म कर दिया गया है। और यदि उसी हम कॉनिक सेक्शन को जेडबल में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो पूरा 1 महीना लगता है उसको ख़त्म करने में। और जैसा कि 4-5 पेज में उन्होंने ख़त्म करा, तो 4 तो चैप्टर ही उसके, 4 चैप्टर के बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ते हैं और शायद 1 से 1.5 महीना लग जाता है हमें सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स को पढ़ने में। तो एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वहाँ से जेडबल मेंस का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। उसके लिए आपको एडवांस थ्योरी लगानी होगी, लेक्चर देखने होंगे। ये सारी चीज़ें हम हमारे लेक्चर सीरीज में कवर करने वाले हैं, तो आप ये जो लेक्चर देखेंगे वो आपके लिए इनफ है, इससे आपका काम हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं क्लास 11 का जो एनसीईआरटी का सिलेबस बेटा, उसमें सबसे पहले आपके पास कौन सी यूनिट है? सेट एंड फंक्शन सर हमारे पास यूनिट है। पहला चैप्टर हमारे पास है सेट, दूसरा हमारे पास है रिलेशन एंड फंक्शन, एंड थर्ड हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये तीनों जो चैप्टर है वो आपके जेडबल मेंस के सिलेबस में है। आगे बढ़ते हैं बेटा, सर हमारे पास आता है एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में बेटा आपके पास कौन कौन सी यूनिट है, सॉरी चैप्टर है? आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों अलग अलग है यहाँ पर, लेकिन सॉरी यहाँ पर ये दोनों एक है और जेडबल मेंस में दोनों अलग अलग चैप्टर है। फिर आता है लीनियर इनइक्वालिटी, फिर आता है पीएनसी मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर आता है आपके पास बीटी मींस बाइनोमियल थ्योरम, फिर आता है आपके पास बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो एलजेब्रा में कितने आपके चैप्टर है? 5 चैप्टर है। थर्ड आपके पास है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या आपके पास है सर? स्ट्रेट लाइन है, कॉनिक सेक्शन है और इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी जेडबल के सिलेबस में है, तीनों के तीनों चैप्टर। अब पहला वाला चैप्टर जो है वो तो आपको मिल जाएगा जेडबल मेंस में, स्ट्रेट लाइन। सेकंड वाला है कॉनिक सेक्शन। अब कॉनिक सेक्शन की बात करें तो इसमें आएंगे बेटा सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। इसमें 4 चैप्टर बन गए, मतलब कॉनिक सेक्शन से क्या बन गए? 4 चैप्टर और बन गए जेडबल मेंस के। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो यहाँ पर 3D प्लेन जो रहता है उसमें हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। फिर आपके पास आएंगे बेटा फोर्थ जो यूनिट है कैलकुलस, उसमें आपको सिर्फ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ना है। बाकी जितना भी है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी और जितनी भी अदर चीज़ें, इंटीग्रल है ना, ये सब आपको क्लास 12 में पढ़ना है। अभी आपको सिर्फ लिमिट एंड डेरिवेटिव से पढ़ना है। फिर आता है बेटा आपके पास 5th नंबर पे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी नाम से पता चल रहा है, तो यहाँ पर दो आपको सिर्फ चैप्टर पढ़ना है, एक स्टैटिक्स पढ़ना है और सेकंड पढ़ना है बेटा आपको प्रोबेबिलिटी। तो जितना भी हमने ये जो जेडबल सॉरी जो ने एनसीईआरटी का हमने सिलेबस देखा है, ये पूरा का पूरा जेडबल मेंस का भी सिलेबस है। बस फ़र्क इतना है कि आपको एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़नी, इसके इसके लिए हाँ बेसिक्स के लिए पढ़ सकते हो। और एनसीईआरटी की बुक से एक भी क्वेश्चन जेडबल में नहीं आएगा, आपको उसके लिए हमारी लेक्चर सीरीज़ लगानी होगी या फिर कोई अदर सोर्सेज देखना होगा। तो यहाँ पर हम आपको एडवांस की सारी चीज़ें कवर करवाएंगे, या वो
चीज़ें कवर कर लूँगा, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम लगाऊंगे, तो वहाँ जो जेडबल के क्वेश्चन आने वाले वो आपसे बनेंगे। अब बात करते हैं बेटा जेडबल मेंस के सिलेबस की। तो देखिए बेटा, जेडबल मेंस का जो सिलेबस है वो भी यूनिट में डिवाइड है। अब जो सबसे पहली यूनिट आपके पास आती है वो कौन सी है? सर वो है यूनिट वन। यूनिट वन है हमारे पास सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखो बेटा, सेट रिलेशन फंक्शन कहाँ थी? सर यही है, इसकी भी यूनिट वन है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, यही है ना। पूरी की पूरी देखो बेटा मैच हो गई। तो सेट रिलेशन फंक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इस चीज़ को यदि मैं डिस्क्राइब सिलेबस को पढ़ूँ तो पहले हम पढ़ेंगे सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेट के बारे में हम जानकारी लेंगे। आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, टेबुलर फॉर्म होता है ना, ये दो फॉर्म होते हैं। तो सेट के बारे में पढ़ेंगे और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो भी मैंने बताया आपको। जैसे जैसे सेट तो बहुत टाइप के होते हैं, एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, यूनिट सेट होता है, सिंगल टोन सेट होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट, बहुत सारे सेट होते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम उसको? या तो सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं या फिर हम उसे टेबुलेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन है। तो ये पहले वाले में हम दो रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। फिर आता है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड देयर एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज। अब क्या होता है सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, जो सेट है, मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा सेट आपको गिवन है और उसमें आपको एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है बेटा। क्या करना है? एल्जेब्रिक ऑपरेशन। जैसे हम करते थे ना डिजिट में, 2+2 = 4 होता है, 2/4 होगा 1/2। सेम प्रॉपर्टी वहाँ पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन करते थे। अब सेट में ये सब होता नहीं, उसमें होता है यूनियन, होता है इंटरसेक्शन, होता है सबसेट वाली प्रॉपर्टी, होती है पावर सेट वाली प्रॉपर्टी। तो उसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ सेट कहते हैं। तो सेकंड वाले में हम क्या करेंगे बेटा, हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। थर्ड में बेटा आपके पास आएगा पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, जब हम आपको पढ़ाएंगे सेट तो आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ में पढ़ेंगे हम रिलेशन, सेट का आपस में रिलेशन कैसे करना है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, आप कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन को उन्होंने अलग से हाईलाइट किया है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन को आपको क्या करना है बेटा, पढ़ना है। सॉरी, इक्विवेलेंस रिलेशन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब यदि सबसे लास्ट में जाए तो हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन। तो यहाँ बोला गया था ना सेट रिलेशन फंक्शन, तो सेट का तो पहला वाला मिल गया आपको, पहला, पहली, दूसरी और तीसरी लाइन को यदि हम देखें तो सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जो रिलेशन है वो कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ वाली लाइन को। और जो फंक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट वाली को। तो फंक्शन में क्या कहेंगे सर? बेटा फंक्शन में आएंगे वन वन, है ना, इन टू, ऑन टू, मैनी वन, है ना, सर्जेक्टिव, अलग अलग टाइप के रिलेशन आएंगे, अलग अलग टाइप के फंक्शन आएंगे। तो ये फंक्शन कैसे बनाते हैं, वन वन किसे कहते हैं, ऑन टू किसे कहते हैं, मैनी वन किसे कहते हैं, सर इन टू किसे कहते हैं, ये सब हम सेट रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ेंगे। तो वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए बेटा, सेकंड यूनिट जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये तो क्लास 11 का सिलेबस में था। हाँ बेटा बिल्कुल था। कहाँ पर था क्लास 11 के सिलेबस में? सर ये एल्जेब्रा की यूनिट में था, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिपीट हो गया ना पूरा का पूरा। तो यहाँ पर आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले लाइन आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका रियल नंबर की मदद से, वो सीखेंगे। सेकंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है बेटा वो होता है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो उसको हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि ए किसे कहते हैं, बी किसे कहेंगे, और आयोटा इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, और आयोटा को हम क्या कहेंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन प्लेन, इसे हम प्लेन में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। प्लेन समझ रहे हो आप? प्लेन मतलब होता है टू डायमेंशन, एक्स और वाई। तो यहाँ पर टू डायमेंशन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना हम सीखेंगे। आर्गन डायग्राम सीखेंगे इसका। थर्ड वाला यदि हम देखें तो एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म हम कर सकते हैं उसको हम सीखेंगे। मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सीखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीखेंगे। आगे बढ़ते तो आपको मिलेगा बेटा ट्राइंगल इनिक्वालिटी। ट्राइंगल इनिक्वालिटी यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम सीखेंगे। फिर आपके पास आएगा बेटा फिफ्थ नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटा 1 2 3 4, जो ये फोर लाइन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कवर कर ले रही है। अब बचा था क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के लिए लास्ट की दो लाइन 5 और 6 वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर करेंगे। अब फिफ्थ वाले में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एंड देयर सॉल्यूशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर सर टू होंगी, टू होंगी तो रूट कितने होंगे बेटा, रूट भी टू होंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्लास 10 में पढ़ी है।
तो यहाँ पर ये मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर हमें नहीं आती है। हाँ ठीक है, उसका एडवांस आपको चीज़ें नहीं आती होंगी, लेकिन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में पढ़ी है, तो आपको पता है उसके मैक्सिमम कितने रूट होते हैं बेटा, 2 रूट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे रियल नंबर में, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। और उसके बाद उसके जो रूट है वो रियल में भी फाइंड करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी उसके रूट हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फिर आगे बढ़े तो बेटा तो हमें मिलता है द रिलेशन बिटवीन रूट एंड कॉफिशिएंट। हमें रिलेशन बताना है रूट और कॉफिशिएंट में। अभी कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं बेटा, जब मैं पढ़ाऊंगा ना चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। नेचर ऑफ रूट, अब जो रूट आए उसका नेचर क्या है, नेचर सर कैसे, नेचर को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। बेटा अलग अलग नेचर बनते हैं, जैसे मान लीजिए जो दो रूट आए आपके पास है ना, वो मान लीजिए ओरिजिन के अपोजिट साइड लाई कर रहे हो, तो उससे ग्राफ कैसे बनेगा। इस टाइप की सारी चीज़ें हम नेचर ऑफ रूट्स में देते देखते। ये तो इसका एक सिर्फ एक टाइप था, ऐसे बहुत सारे टाइप आने वाले। फिर आगे बढ़े तो दी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट। अब मान लीजिए कि आपको रूट दे दी गया हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फॉर्म करना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यदि हम बात करें सेट रिलेशन फंक्शन, ये दो यूनिट जो है बेटा वो तो क्लास 11 से ही है। थर्ड यूनिट सर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये तो हमने क्लास 11 के सिलेबस में कहीं देखा ही नहीं। तो बेटा ये क्लास 12 का पार्ट है। क्या है, क्लास 12 का। तो इसको जब हम क्लास 12 का मैं ओवरव्यू करूँगा एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को, तब हम इसको देखेंगे। तो ये किसका पार्ट है, क्लास 12 का पार्ट है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये तो हमने पढ़ा था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहाँ पढ़ा था बेटा आपने, सर हमने यहाँ पढ़ा था एलजेब्रा में, हमने पढ़ा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थर्ड वाली लाइन देखिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके पास है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था। तो देखिए बेटा एक पूरी पूरी यूनिट आ गई आपके पास। वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग करने के फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। परम्यूटेशन एज एन अरेंजमेंट एंड कम्बाइनेशन एज अ सिलेक्शन। परम्यूटेशन हम कैसे करेंगे अरेंजमेंट के थ्रू, और कम्बाइनेशन कैसे करेंगे सिलेक्शन में। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। और हम सीखेंगे द मीनिंग ऑफ पी ऑफ एन आर एंड सी ऑफ एन आर, और सिंपल एप्लीकेशन जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब मैथमेटिकल इंडक्शन। अब यदि मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करूँ तो सर क्लास 11 में तो कहीं भी हम देखें तो मैथमेटिकल इंडक्शन तो हमें नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या बेटा, नहीं सर क्लास 11 में नहीं दिख रहा। तो बेटा ये क्लास 11 का आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आसान सा है, मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिकल रीजनिंग ये दोनों आसान है। और इनको दो दो दिन के लेक्चर रहते हैं, 2 दिन का लेक्चर, और आसान से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं ना, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसको। अब देखिए बेटा बीटी आ गया, बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। अब बाइनोमियल थ्योरम एंड एप्लीकेशन हमने कहाँ देखा था, सर हमने एलजेब्रा में फोर्थ वाली लाइन में देखा था, बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो देखो बेटा बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन भी आ गया। अब बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन में हम क्या पढ़ने वाले, तो बेटा यहाँ पर आप पढ़ोगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। यदि अब इंडेक्स क्या होता है, जैसे बेटा ए पावर 2, ए की पावर 2 है। अब मैं बोलूँगा ए का इंडेक्स क्या है, तो आप बोलोगे 2। वैसे ही क्या होगा कि बाइनोमियल थ्योरम आपको दे दी जाएगी। सर ए प्लस बी होल पावर टू का तो हमें फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम में ऐसा क्या खास है, तो बेटा ए प्लस बी होल पावर टू का आपको फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी होल पावर 3 का ही पता है। लेकिन मैं यदि आपसे पूछूँ ए प्लस बी होल पावर 17, अब अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर्मूला हमें पता भी नहीं। अब इसको सॉल्व तो हमें करना है, जेडबल क्वेश्चन है। तो हम बाइनोमियल थ्योरम की मदद से इसका एक्सपांसिएशन लिखते हैं। आया आपको समझ में। तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स मतलब उसका जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। समझ में आया, इंटीग्रल मतलब इंटीजर होना चाहिए। और इंटीजर आपको पता है किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फानाइट। और फिर बैकवर्ड में जाए तो क्या मिलेगा, 0 और -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फानाइट, तो इसे हम इंटीजर कहते हैं। अब इसमें से पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, तो आप बोलोगे सर जीरो के राइट हैंड साइड वाले क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव कहलाएंगे। तो जीरो के राइट हैंड साइड वाले जितने भी रहेंगे बेटा वो पॉजिटिव कहलाएंगे। तो हमें क्या करना है, बायनोमियल थ्योरम फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स की प्रॉपर्टी देखनी है। और फिर जनरल टर्म्स एंड मिडिल टर्म्स। अब बायनोमियल थ्योरम में दो टर्म्स होती है, एक जनरल टर्म्स होती है, एक मिडिल टर्म्स होती है। इन दोनों को भी हमें पढ़ना है। और थर्ड आपके पास है प्रॉपर्टी ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट एंड सिंपल एप्लीकेशन। हमें क्या करना है, बायनोमियल की जो प्रॉपर्टी, बायनोमियल कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टी है एंड उससे रिलेटेड जो सिंपल एप्लीकेशन, उसको हमें यहाँ पर
पढ़ना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन भी आपका हो गया। आगे बढ़े तो बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज मिल जाता है। क्या सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 के सिलेबस में है? आप बोलोगे हाँ सर, कहीं तो हमने देखा था। कहाँ देखा था बेटा? ये आप बोलोगे सर एलजेब्रा का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी आ गया यहाँ तो जेडबल में सीक्वेंस एंड सीरीज भी आ गया आपके पास। सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे बेटा? आप पढ़ोगे अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब एएम एंड जीएम बोलते हैं इसको। ठीक है, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक जियोमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर। दो गिवन नंबर आपको गिवन होंगे, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक मीन, इन दोनों के बीच में मान लीजिए उन्होंने 10 नंबर को इंसर्ट कर दिया, अब इसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएंगे वो आपको बताना है। तो वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कैसे चेंज करते हैं। द रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन सम अप टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। तो यहाँ पर ये जो बड़े बड़े डिस्क्राइब करके चीज़ें लिखी हुई जो समझ में नहीं आ रही उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है बेटा। सीक्वेंस सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे लास्ट वाला यदि देखें तो अरिथमेटिक को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे बनता है उसको हम रीड करेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा, यदि हम क्लास 11 की बात करें तो क्लास 11 की जो पहली यूनिट थी उसके तो सारे चैप्टर हमें जेडब्ल्यू में मिल गए। क्लास 11 का जो सेकंड यूनिट थी उसमें सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी को छोड़ के बाकी सब सर अभी क्लास 11 में, सॉरी, हमें जेडब्ल्यू में मिल गए हैं। क्या पता लीनियर इनइक्वालिटी आगे मिल जाए। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस सीरीज हो गया, हाँ सर हो गया। लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, सर ये भी हमने कहीं देखा था क्लास 11 में। बेटा कहाँ देखा था क्लास 11 में? तो आप बोलोगे सर क्लास 11 में हमने यहाँ देखा था कैलकुलस में, फोर्थ जो यूनिट है उसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है। तो सर ये पूरा का पूरा मैच हो रहा है इससे, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी से। हाँ तो बेटा ये दोनों एक ही है। तो क्लास 11 का देखो बेटा, आपको एक और चैप्टर पूरा का पूरा जेडब्ल्यू मिल गया है ना। क्या पढ़ेंगे इसमें? हम पढ़ेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, पॉलिनोमियल, रेशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, मतलब अलग अलग जो भी टाइप के फंक्शन होते हैं उसके हम टाइप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और फिर हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ सिंपल फंक्शन। अब जितने भी टाइप के सिंपल फंक्शन होते हैं, जैसे लाइन का सिंपल ग्राफ बना दीजिए, आप सर्कल का एक सिंपल ग्राफ बना दीजिए, ये जितने भी टाइप के सिंपल ग्राफ होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशिबिलिटी के क्या होती है, इनको चेक कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है ना। फिर हम पढ़ेंगे बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन आपके पास है उसका आप सम कर लीजिए, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कर लीजिए, सॉरी डिफरेंस निकाल लीजिए, प्रोडक्ट निकाल लीजिए, उनका कोशेंट निकाल लीजिए, तो उससे डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। फिर आएगा बेटा आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, कंपोजिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के जितने भी फंक्शन है उसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर अप टू टू ऑर्डर तक का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, अभी तो मैं सिलेबस को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जब हम इसको पढ़ेंगे बेटा तो डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ने वाले और आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आगे बढ़े तो आपको मिलेगी बेटा रोलेस एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब रोलेस थ्योरम क्या होती है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, ये हम पढ़ने वाले हैं, है ना, आगे पढ़ेंगे। फिर आता है बेटा सबसे लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब जो डेरिवेटिव उसके एप्लीकेशन यहाँ पर हम पढ़ने वाले, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ की रेट ऑफ चेंज हम यहाँ पर निकालेंगे। मोनोटोनिक क्या होता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल क्या होता है, टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, सारी चीज़ें डिफरेंशिबिलिटी में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 11 का ये पूरा पूरा एक चैप्टर था। आगे बढ़े तो बेटा इंटीग्रल कैलकुलस, सर ये ऐसा तो हमने कि क्लास 11 में देखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ कैलकुलस देखा था। तो मैंने आपसे कहा था कैलकुलस का सिर्फ एक ही चैप्टर आपको दिया गया है, बाकी जितने भी चैप्टर है सब 12th में। तो जो इंटीग्रल कैलकुलस है बेटा ये 12th का पार्ट है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम 12th में कवर करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, सर ये भी हमने क्लास 11 में कहीं नहीं देखा, तो बेटा ये भी क्लास 12 का पार्ट है, कैलकुलस यूनिट का। ठीक है, ये भी कैलकुलस यूनिट से था क्लास 12 से, और ये भी कैलकुलस यूनिट क्लास 12 का एक पार्ट है। फिर आगे बढ़े तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर ये तो हमने कहीं देखा है। कहाँ देखा बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने ये देखा सर, थर्ड यूनिट जो है वो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, यही सब है क्या? मैं बोलूँगा हाँ बेटा यही सब यहाँ पर हमें पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बोला गया ना, इसमें ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इन अ प्लेन। अब कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है बेटा, एक्स वाई प्लेन होते हैं बस, वो मैं आपको समझाऊंगा कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, इन सबको हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस फार्मूला हम पढ़ेंगे कि ये दो पॉइंट आपको गिवन हो प्लेन में, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। सेक्शन फार्मूला, मान लीजिए कि दो पॉइंट है, उसके बीच में एक और पॉइंट लाया करता है, तो वो उन दोनों पॉइंट को कितने कितने डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिर लोकस, लोकस क्या होता है सर, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अभी तो इतना ध्यान दे दीजिए कि एक बिंदु पथ होता है ना, बिंदु पथ एंड इट्स इक्वेशन, लोकस की इक्वेशन भी देखेंगे। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, अब एक्सिस का ट्रांसलेशन हम देखेंगे। द स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन की स्लोप देखेंगे। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, उसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस, कौन कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस होता है और एक वाई होता है, तो इन दोनों को जो हमारी लाइन कट करेंगी, किस किस पॉइंट पर कट करेंगी, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो इसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे कहाँ पर, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर आगे बढ़े तो बेटा आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन में वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन के वेरियस फॉर्म में देखने वाले। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, मतलब मान लीजिए दो लाइन है वो दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। अब आगे बढ़े तो बेटा देखो, दो लाइन यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो बीच में कुछ एंगल ही बनने वाला है, तो हम एंगल भी यहाँ पर फाइंड करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। और फिर आप आगे देखेंगे तो कंडीशन फॉर कॉन्करेंस ऑफ थ्री लाइन्स, अब जो थ्री लाइन है वो एक दूसरे को कट कर रही है एक ही पॉइंट पे, तीनों तीनों लाइन एक साथ एक दूसरे को कट कर रही है, तीनों एक साथ एक दूसरे तीसरे को कट कर रही है, तो जो वो पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंस। तो वो हम पॉइंट कैसे फाइंड करना है वो हम देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक पॉइंट आपको गिवन है उसके लाइन से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीखेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, हम ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड फाइंड करेंगे किसके, ट्राइंगल के। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है, वो भी किसकी, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली ऑफ लाइन। अब ये फैमिली ऑफ लाइन क्या होता है सर, तो बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा फैमिली ऑफ लाइन किसे कहते हैं ना, तो फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन में आपको लिखना सिखाऊंगा। फिर आगे बढ़ेंगे थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, हाँ तो ये सारी चीज़ें उसमें आने वाली है, हम पढ़ेंगे। फिर आता है बेटा सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन। अब सर्कल में क्या आएगा सर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ थ्री, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन। द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल के जनरल फॉर्म की इक्वेशन। इट्स रेडियस, इसकी रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, सेंटर कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन द सेंट्रोइड ऑफ अ डायमीटर आर अ गिवन, मतलब मान लीजिए आपको सेंट्रोइड गिवन है, रेडियस गिवन है, फिर सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखोगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, मान लीजिए लाइन और सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो देन हमें क्या करना है, कंडीशन फाइंड करना है। टेंजेंट के लिए इक्वेशन टेंजेंट की लिखना है, नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है, सारी चीज़ें वहाँ पर हम कवर करने वाले, वन बाय वन करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में दिया वहाँ है तो सेक्शन, सेक्शन ऑफ कॉनिक, कॉनिक सेक्शन पढ़ने वाले। इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन में देखो बेटा क्या क्या आ रहा है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, क्या पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये कॉनिक सेक्शन में आते हैं। इन स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है। कंडीशन फॉर वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी टू बी टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब मान लीजिए वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है। ये कॉनिक सेक्शन जो है पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इसकी क्या है, टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है, तो कब बिहेव करेंगी, इसकी कंडीशन क्या होंगी, इसकी इक्वेशन क्या होंगी, सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी देखो क्लास 11 का पूरा आ गया। अब 3D ज्योमेट्री, सर ये भी तो हमारे क्लास 11 में था, हाँ बेटा ये भी था। अब 3D ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ अ प्लेन इन स्पेस, स्पेस मतलब 3D में कोऑर्डिनेट ऑफ अ प्लेन हम फाइंड करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अब जो 3D में दो पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बेटा सेक्शन फार्मूला। अब मान लीजिए 3D में मतलब स्पेस में दो पॉइंट है और उनके बीच में कोई पॉइंट लाया कर रहा है, वो उन दोनों पॉइंट को कितने कितने डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो हम देखेंगे। डायरेक्शन रेशो हम पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ेंगे, दी एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्शन लाइन। अब 3D में दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके बीच में एंगल क्या बनने वाला है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। फिर आएगा स्क्यू लाइंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब स्क्यू लाइंस हम पढ़ेंगे और जो स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पर रीड करेंगे और इससे रिलेटेड इक्वेशन लिखेंगे। फिर आएगा सबसे लास्ट में आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म। अब 3D में इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन के जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन, हमें क्या करना है,
लाइन और प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो फाइंड करना है। फिर हमें क्या करना है, कोप्लेनर लाइन को रीड करना है। तो कोप्लेनर लाइन की प्रॉपर्टी क्या है ना, वो सबको हम यहाँ पर देखने वाले। अब वेक्टर एलजेब्रा, तो बेटा ये वेक्टर एलजेब्रा तो हमने क्लास 11 में कहीं देखा नहीं, तो ये क्लास 12 का पार्ट है। तो इसको क्लास 12 के सिलेबस में एनालिसिस करेंगे हम, तब हम कवर करेंगे। फिर आगे का सर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये तो हमने देखा था, कहाँ देखा था? तो आप बोलोगे सर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सबसे लास्ट वाली यूनिट थी। तो देखो बेटा, यदि मैं बात करूँ तो क्लास 11 की पहली दूसरी यूनिट कवर हो रही, आप बोलोगे हाँ सर हो रही है। और तीसरी चौथी पाँचवीं यूनिट कवर हो रही है, आप बोलोगे हाँ सर सब के सब यूनिट कवर हो गई, मतलब क्लास 11 का सारा सिलेबस कवर हो रहा है जेडबल में, आप बोलोगे हाँ सर हो रहा है। तो देखो बेटा क्लास 11 कितना इंपॉर्टेंट है। वेक्टर एलजेब्रा, वेक्टर एलजेब्रा हम क्या पढ़ेंगे, सॉरी वैसे वेक्टर एलजेब्रा क्लास 12 का है, तो क्लास 12 का जब हम सिलेबस एनालिसिस करेंगे तब इसको एनालिसिस करेंगे, इसके सिलेबस को। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पेक्शन और प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो जब मैं आपको पढ़ूंगा इसमें ऐसे ऐसे टेक्निकल कीवर्ड यूज़ करेगा जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो जब हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स पढ़ेंगे ना तभी इसका सिलेबस भी पढ़ेंगे, ठीक है, वरना आप बेटा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। फिर आता है सर टिग्नोमेट्री। सर टिग्नोमेट्री कहीं क्लास 11 में था, मैं बोलूँगा नहीं, सिर्फ टिग्नोमेट्री फंक्शन था और हमने उसको सेट रेजोनेंट फंक्शन वाला जो पहला यूनिट था उसमें हमने कवर कर लिया है। तो टिग्नोमेट्री आपका क्या है, क्लास 12 का पार्ट है, तो इसको क्लास 12 में कवर करेंगे। और मैथमेटिकल रीजनिंग, सर ये तो बेटा ये भी 11 में नहीं है, ये भी क्लास 12 का पार्ट है, ठीक है। तो बस इतना ही था, तो मैंने आपको बता दिया, सिलेबस का ओवरव्यू हमने ले लिया कि एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर है हमारे क्लास 12 के मैथमेटिक्स, सॉरी क्लास 11 के मैथमेटिक्स में, और क्लास 11 के मैथमेटिक्स से मैच होते हुए कौन कौन से चैप्टर हमें जेडबलई मेंस में पढ़ने हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगी मैथमेटिक्स से, एक बनेगी क्लास 11 की, एक बनेगी क्लास 12 की। तो क्लास 11 में आप क्या करोगे, क्लास 11 से रिलेटेड सारे चैप्टर कवर करवाऊंगा मैं, क्लास 12 में आप क्या करोगे, क्लास 12 से रिलेटेड सारे चैप्टर मैं कवर करवाऊंगा। तो यदि आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो क्लास 11 वाली कवर करिए, तो वहाँ पर बेटा क्लास 11 के जितने भी चैप्टर मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी में मेंशन है उसको मैं जेडबलई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाऊंगा। तो वहाँ से जब अगर आप वो पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे मेंस और एडवांस सबके। आई होप जितना मैंने आपको बताऊंगा सब समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, ठीक है, थैंक यू।